नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं मैडबाउंड टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें भारत की सबसे बेहतरीन मैराथन रनर कहा जाता है, जिनका नाम है सुनीता गोदारा। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैडबाउंड टाइम्स में। थैंक यू। तो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आज ये डॉक्टर सुनीता गोदारा मैराथन क्वीन के नाम से जानी जाती है। पहले 90s में मलेशिया में मैं मैराथन क्वीन के नाम से जानी जाती थी। अब इंडिया में पिछले 10 साल से मुझे एशियन मैराथन गोल्ड है इसलिए भी, और जिस तरह से मैं मैराथन को प्रमोट कर रही हूँ और जिस तरह से मैंने मैराथन में विनिंग्स की हैं 26 कंट्रीज में, उसकी वजह से मुझे मैराथन क्वीन के नाम से जाना जाता है। जी, तो मैम 1996 में ओलंपिक गेम्स का अनुभव आपका कैसा रहा? देखो, उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि 1992 में मेरा जो ये एज अ सेलिब्रिटी मैराथन एम्बेसडर शुरू हुआ, ये 1992 में शुरू हुआ। 1984 में मैंने जब नेशनल मैराथन विन की थी 1984 में, उसके बाद 1985 में मेरा सिलेक्शन बॉस्टन मैराथन में हुआ। और बॉस्टन मैराथन हर मैराथन रनर का एक सपना होता है कि किसी तरह से बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई कर लें, और वो मुझे 1985 में वो मौका मिला था। मैं इंडिया रिप्रेजेंट की थी बॉस्टन मैराथन में। उसके बाद कहते हैं ना, देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने प्रैक्टिस शुरू की। 87 में मेरी शादी हुई। 87 में मैंने NIS भी कर लिया था, तो मैं क्वालिफाइड कोच थी, तो मुझे मैराथन की तरफ रुझान तो था ही। प्रैक्टिस करने से उसके बाद 88 से मैंने अपनी इंटरनेशनल एक्चुअल दौड़ शुरू की मैराथन की। सबसे पहले थाईलैंड में, फिर मलेशिया में, सिंगापुर में, फिलीपींस में, ऐसे 7 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया में मैंने जीतना शुरू किया। 6 साल में अनबीटन चैंपियन रही मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और एक दो और जगह थी। तो जब यहाँ पर मैं अनबीटन चैंपियन हुई, तब मुझे मलेशिया वालों ने, जहाँ पर कि मुझे 6 साल तक इंटरनेशनल मैराथन में कोई भी इंटरनेशनल, चाहे वो UK से आया हो, चाहे वो इटली से आई हो, हरा नहीं पाई। ऐसे न्यूज़पेपर निकलते थे, सुनीता कैन बीट द हीट, एंड जो मैनेजर्स थे वो कहते थे कि वॉच आउट फॉर सुनीता, शी कैन बीट द हीट। तो मेरे से 10 मिनट फास्ट होती थी लड़कियां। 42 किलोमीटर की होती है मैराथन। 10 मिनट फास्ट होना मतलब उनको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कह लो कि मेरी जद्दोजहद, मेरी जिद कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैं कभी फेडरेशन की बेबी नहीं रही, कभी भी फेडरेशन ने तो बस 2-3 बार मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करा दिया। बाकी जितने 26 कंट्रीज में मैंने इंटरनेशनल मैराथन, 200 इंटरनेशनल मैराथन्स में मैंने पोडियम फिनिश किया है, यानी कि टॉप 3 में आई हूँ, जिसमें से 76 फुल मैराथन है, 25 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं, 13 ब्रॉन्ज हैं। उन सब में वहाँ के मैराथन ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे इनवाइट किया। मैं शुरू से ब्रांडेड एथलीट रही। जिस समय हिंदुस्तान में कोई ब्रांड नहीं थी, ये नाइकी, एडिडास, स्केचर्स कुछ भी नहीं था, उस वक्त में मुझे हांगकांग के नाइकी ने और मुंबई के स्केचर्स ने कैच किया। 6 साल ऐसे करते हुए, मतलब मैं कभी भी किसी भी ब्रांड से अलग नहीं रही। और जहाँ तक विन करने का सवाल है, मैं कभी कभी बहुत चेरिश करती हूँ कि लंदन की वो मैराथन रनर जो बेस्ट UK रनर थी, उसका टाइम होता था 2 hours 32 minutes इन 42 किलोमीटर। मेरा होता था 2 hours 45 minutes। इतना मेरे से फास्ट होने के बावजूद भी, मुझे अभी तक याद है 1991 में जब जोहाबारो इंटरनेशनल मैराथन के लिए हम गए, तो $10,000 था प्राइस। हाफ फुल मैराथन में $5,000 था, हाफ मैराथन में। उस समय ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, तो मैनुअली होती थी रजिस्ट्रेशन। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ऑर्गेनाइजर से, विच डिस्टेंस सुनीता इज रनिंग, फुल मैराथन और हाफ मैराथन? तो ऑर्गेनाइजर ने कहा, शी इज रनिंग फुल मैराथन। कहती ओके, आई डोंट वांट टू टॉर्चर माई सेल्फ, पुट मी इनटू हाफ मैराथन, क्योंकि उसके साथ दौड़ के भी सेकंड आना है, तो टॉर्चर होके क्यों। फिर मतलब ऐसी लड़की जो मुझसे 10 मिनट फास्ट है, वो भी, ऐसा मैंने टेरर बना रखा था। और ये टेरर सिर्फ इसलिए था कि जब 1989 में
पहली बार मैंने लेस्ली वाटसन, जो कि गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर थी, मेरा था उस समय बेस्ट टाइम 2:49 और उसका था 2:39, 10 मिनट्स फास्टर वो थी। बिल्कुल स्टाइलिश रनर, हम हिंदुस्तानी और वो ब्रिटिश की, पूरा टैनिंग वैनिंग करके जब आई तो सारा मीडिया नेचुरली, इतने वो फ्लोजो की तरह उसके नेल्स थे, तो पूरा मीडिया उसकी तरफ पूरा ध्यान लगा रहा है। हम भी कुछ नहीं बोले, ठीक है। तो 7 किलोमीटर्स में मैंने देखा कि वो एकदम आइस 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 पूछ रही है, तो दौड़ते दौड़ते मैंने उससे पूछा कि व्हाई यू आर आस्किंग फॉर आइस। कहती आई कांट टेक दिस हीट। बस वो टाइम था, माइंडसेट अगर आपका सही हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा इसको 7 किलोमीटर में आइस की जरूरत पड़ रही है, इतनी गर्मी लग रही है, तो 42 किलोमीटर में तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो उस समय मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह के 5 बजे थे। मैंने उसी समय से पुश करना शुरू किया। अच्छा हम दोनों फ्रेंड्स भी थे। उसकी मेंटल स्ट्रेटेजी देखो, वो सोच रही है कि मैं तो 10 मिनट फास्ट हूं, जाने दो इसको, आगे गर्मी लग रही है, बाद में मैं ओवरटेक कर लूंगी। और जब फिनिश करने लगे तो वो मुझसे 50 सेकेंड, ओनली 50 सेकेंड पीछे रह गई। तो लोग बड़े हैरान। मैं उस समय फर्स्ट टाइम मलेशिया में फर्स्ट आ रही थी 1989 में, तो मैं उस समय वहां पर मैराथन क्वीन भी नहीं थी, तो मैं फर्स्ट आ गई तो सबको बड़ा अजीब लगा। इंडिया की सुनीता गोदारा फर्स्ट आ गई, तो लेस्ली वेटसन से पूछा गया, जो यूके की बेस्ट थी, व्हाट हैपेंड टू यू लेस्ली? कहती है आई मिस कैलकुलेटेड, आई नेवर न्यू दैट सुनीता कैन फिनिश सो फास्ट, क्योंकि उसने सोचा मैं 10 मिनट फास्ट हूँ तो मैं लास्ट में टेक ओवर कर लूंगी। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं। जैसे मैं अगर आपको अपनी एशियन मैराथन की स्टोरी सुनाऊं, मुझे यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ये कह के भेजा था कि विनर टेक्स इट ऑल, सेकंड को कोई नहीं पूछता है, तो तुमको प्रूव करना है, क्योंकि तुम इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हो, तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, फर्स्ट आना है। अब जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जो लोकल थी, इंडोनेशिया में हुई थी, तो जो लोकल चैंपियन थी वो 3 महीने पहले मेरे साथ मलेशिया में दौड़ चुकी थी और मैं वहाँ उसको बीट कर चुकी थी। अब लवालता ने भी अच्छी ट्रेनिंग करी होगी, मैंने भी अच्छी ट्रेनिंग की, क्योंकि मैं पूरे टाइम इंटरनेशनल मैराथन की तैयारी में रहती थी। उसके साथ 2 पेसर्स थे बॉयज, और मैं अकेली। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, 30 किलोमीटर्स में वो मुझसे आगे निकल गई। तो मैंने कहा नहीं, अब तो डू और डाई करना पड़ेगा, सुनीता यू कैन टेक इट, यू कैन, मतलब अपने आप से बात करते हुए मैंने अपने आप को पुश किया। और जब मैंने 35 किलोमीटर में उसको क्रॉस किया, तो हमारे खिलाड़ियों में एक स्ट्रेटेजी कही जाती है कि दूसरे को मेंटली डाउन कैसे कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है रनिंग करते हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लवलता यूर ओके। तो उसको इतना अजीब लगा कि वो हाँफ रही है, बात नहीं कर पा रही है, और मैं आराम से उससे पूछ रही हूँ आर यू ओके, तो बोली यस यस। मैंने कहा ओके देन कम, तो उसने मुझे कहा यू गो। मैंने कहा ओके देन बाय बाय आई एम गोइंग। उस समय मैंने अपने आप को ऐसे पोज किया जैसे मुझे थकान ही नहीं हुई है, जबकि थकान 35 किलोमीटर में सभी को होती है। मैंने बस उस समय थोड़ा अपनी सांस को कंट्रोल किया, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाई। उसको ऐसा लगा कि ये बस अब, क्योंकि 35 किलोमीटर हो चुके हैं, अब फिनिश सिर्फ बचा है 5 किलोमीटर, तो अब ये पुश करेगी। और मुझे 3 महीने पहले ये हरा चुकी है, तो पता नहीं कितनी ट्रेनिंग करके आई है, तो मैं इसको नहीं हरा पाती। तो वो मेंटली गिव अप की। जैसे आप मेंटली गिव अप करते हो, बॉडी भी वो मैसेज लेती है और थोड़ा स्लो हो जाती है। और मैंने 100 मीटर तक स्प्रिंट मार के, और उसके बाद अपनी सांस को नॉर्मल करके, और फिर मैं पुश करती गई एंड आई वन द एशियन गोल्ड इन दैट एशियन मैराथन चैंपियनशिप। वो 3rd एशियन मैराथन चैंपियनशिप थी इन बंडुंग, इंडोनेशिया। ऐसे करके मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। और एक बार जब एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बन गई तो मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया। मुझे पूरे वर्ल्ड से 8 कंट्रीज से इन्विटेशंस आए, एवरीथिंग पेड फॉर, होटल से लेके कहीं कहीं तो जापान ने तो मुझे पॉकेट मनी भी दी। उन्होंने मुझे याद है उस जमाने में $500 दिए थे फॉर शॉपिंग, क्योंकि इंडिया की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, मेरे बाद कोई है नहीं लड़की, आई एम द ओनली एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, जिसके बाद में और कोई है नहीं। सोचो 92 और अभी क्या चल रहा है 2005, 2 लड़कों ने तो फिर भी एशियन गोल्ड जीता है, लेकिन किसी लड़की ने नहीं जीता मेरे बाद। तो मतलब इंडिया की सोच के फिर तो एकदम कमाल के खूब तो आर्टिकल्स आए, और मतलब चेरिश करती हूँ मैं आज भी उस दिन को। और बस फिर तो आप अपने लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट के बारे में बताइए। सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा मैराथन में आना है।
क्योंकि आज मेरी पहचान एज अ एशियन मैराथन क्वीन इसी वजह से है। और जब 92 में मैंने एशियन गोल्ड जीत लिया, 94 में फिर से एक एशियन गोल्ड जीता वो मास्टर्स में, और फिर 96 में जो तुम मुझे पूछ रही थी, जो कि जिस 96 के बाद मैं अटलांटा ओलंपिक कैसे पहुंची। अटलांटा ओलंपिक्स में पहली बार टॉर्च रिले हो रही थी और उनको ऐसी लड़की की, ऐसे रनर्स की तलाश थी, नॉट लड़की, ऐसे रनर्स की तलाश थी जो कि ना वर्ल्ड वाइड ट्रेवल किए हों, और पहली बार ओलंपिक टॉर्च हो रही है। ओलंपिक टॉर्च जो होती है वो 2.5 किलो की होती है, तो 2.5 किलो की ओलंपिक टॉर्च को लेके दौड़ना है, 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन एक्साइटमेंट में कि भाई ओलंपिक टॉर्च हाथ में है, कहीं ऐसा ना हो कि टॉर्च गिर जाए। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से ऐसे रनर्स चूज किए थे जो वर्ल्ड वाइड ट्रेवल किए हों, मैराथन्स जीती हुई हों, मतलब उनको जीत या कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक्साइटमेंट नहीं होती जी। करते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे इंडिया से चूज किया गया था और यूं मैं ओलंपिक्स में ओलंपिक टॉर्च रिले की एस्कॉर्ट रनर थी जॉर्जिया टाउन में, मतलब जहाँ ओलंपिक्स हुए उसी टाउन में 5 किलोमीटर्स मैं एज अ एस्कॉर्ट रनर मैंने टॉर्च के साथ रन किया। मैम हमने सुना है कि आपने मतलब फिटनेस के बारे में कोई बुक भी लिखी है। हाँ, कीप फिट लिखी थी, ये 89 की बात है। मेरे हस्बैंड फिटनेस साइंटिस्ट, वैसे तो आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन आर्मी ऑफिसर थे और बाय चॉइस ही इज़ अ फिटनेस साइंटिस्ट। तो हम दोनों ने मिलके वो बुक लिखी और उसको हमने थोड़ा बहुत मार्केट भी किया, लेकिन मैंने उस बुक को ज़्यादा बांटा है। हमने कॉफ़ी बुक टेबल, वो टेबल बुक होती है ना, उसी का एक पतला वर्जन बना लिया और हमेशा उस बुक को बांटते रहे, क्योंकि मैं आज भी फिटनेस बांटती हूँ। और मैम अन्ना आंदोलन में आपका क्या योगदान रहा है? अन्ना आंदोलन में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत। तो केजरीवाल ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी जो उनका PIL साइन कर सके। उन्होंने बहुतों को कांटेक्ट किया, कोई तैयार नहीं हुआ। तब सोचे अब क्या करें, तो उन्होंने फिर गूगल किया कि स्पोर्ट्स में अगेंस्ट करप्शन कौन फाइट कर रहा है, तो उनको मेरा नाम मिला और भी हम लोग कुछ और ओलंपियन थी मेरे साथ में। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने बताया कि सुनीता गोदारा दिल्ली में रहती है एंड शी विल नेवर से नो। तो मेरे पास कॉल आई कि हमको जंतर मंतर में हम बैठ रहे हैं, PIL साइन करना है और उसको पुलिस स्टेशन में जमा करना है, और वो एक्सेप्ट तभी होगा जब कोई नामचीन खिलाड़ी उसको साइन करेगा। और भी 22 लोग थे, मैं कोर कमेटी मेंबर बनाई गई, मैंने साइन किए। तो अन्ना आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ है। फिर अन्ना जी आए, अन्ना जी बैठे अनशन पे और आंदोलन शुरू हुआ। फिर लोकपाल बिल की बात उठी, बट स्टार्टिंग उसी PIL से हुई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कॉमनवेल्थ के खिलाफ था। तो मैम अन्ना आंदोलन ज्वाइन करने का आपका क्या मकसद था? मैंने तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कॉमनवेल्थ के खिलाफ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की हूँ, उसके खिलाफ है, इस वजह से ज्वाइन किया। लेकिन मुझे वहाँ पर अन्ना जी बहुत पसंद आए। उनकी जो बातें हैं ना, वो अभी भी मैं जहाँ कहीं जाती हूँ, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान पीने की शक्ति हमेशा इंसान को रखनी चाहिए, जिससे कि इंसान बेहतर से बेहतर बन सके। ये मैंने, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये अपनाया भी है, और जब अन्ना जी ने भी बोला और यही सारे महापुरुष बोलते हैं, तो मुझे अन्ना जी का के तौर तरीके, अन्ना जी का जो एक पब्लिक परसेप्शन था, वो बहुत अच्छा लगा, और यूं मैं अन्ना आंदोलन में जुड़ी रही। और आम आदमी पार्टी से आपका कितना लगाव रहा है? आम आदमी पार्टी ना कभी मैंने ज्वाइन की, और ना मैं इसके फेवर में थी। डे 1 से, जैसे ही जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ और कोशिश की गई कि अन्ना जी भी हाँ कर दें, अन्ना जी ने भी हाँ नहीं की, उसी दिन से हम अलग हो गए थे। क्योंकि हम जब आंदोलन कर रहे थे तब सबने एफिडेविट दिए थे कि हम कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। एक मैं थी और एक प्रिंसिपल थे। मैंने अन्ना जी को यही कहा था कि अन्ना जी, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी नहीं। अगर मुझे, मैं आज भी ये बोलती हूँ, उस दिन भी मैंने ये बोला था, अगर मुझे कोई कहीं नॉमिनेट करेगा तो मैं मना भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काम करने वाली महिला हूँ। लेकिन मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी। आप जो ये एफिडेविट ले रहे हो, ये इस बात का ले रहे हो कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा।
तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, ये मुझे पता है, मैं एफिडेविट नहीं दूंगी। तो सब बड़े हैरान हो गए, सारे कोर कमेटी मेंबर्स एफिडेविट दे रहे हैं, सुनीता गोदारा नहीं दे रही है। मैंने कहा मुझे अपने पे विश्वास है, मैं नहीं दूंगी। जैसे अनशन भी जब बोलते थे मुझसे कि अनशन करो, मैंने कहा नहीं, मैं खा पी के लड़ूंगी, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं, मैं खा पी के लड़ूंगी। जो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कॉमनवेल्थ गेम्स के करप्शन के खिलाफ हमारी ये जो मुहिम छिड़ी हुई है, करप्शन के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी हुई है, इसको मैं, अनशन अन्ना जी का फोटे है, वो उसको करते हैं, हम उनको कॉपी नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रह के और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। जी, तो भारतीय राजनीति में आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं? राजनीति में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती, जिसको लोग राजनीति कहते हैं, लेकिन जी, मैं बताऊं, डे वन से मैं पब्लिक पॉलिटिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी में काम करती हूँ। जो भी व्यक्ति कम्युनिटी में काम करता है वो पब्लिक पॉलिटिक्स करता है। नेता जो होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं। जब वो जीत जाते हैं उसके बाद बदल जाते हैं, वो क्या होता है वो जाने, नहीं तो समाज में सेवा करना ही पॉलिटिक्स है, पब्लिक पॉलिटिक्स। और मैं बखूबी पिछले 40 साल से पब्लिक पॉलिटिक्स कर रही हूँ बिना इलेक्शन लड़े। तो मैम आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, बहुत कुछ अच्छा लगा जानकर। अभी आपका क्या चल रहा है मैम आजकल? देखो, मैं हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की जो मेरे इस नाम की जो संस्था है, ये मैं पिछले 30 साल से 94 में मैंने इसको एस्टेब्लिश किया था, और तब हमने ये प्लान किया था कि हम हेल्थ प्रमोशन करेंगे। कुछ बुक लिखेंगे, वो भी लिख ली, कुछ हम यूट्यूब चैनल के थ्रू फिटनेस प्रमोट करेंगे, वो भी कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट, नॉट अभी की गवर्नमेंट, तब की गवर्नमेंट कांग्रेस जब थी, तो उनमें जो डायरेक्टर थी, मैं ना इवेंट्स कराती थी, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, टोबैको फ्री यूथ रन, उसके बाद हेल्थ रन। तो ऐसे में साल में 5 इवेंट्स कराती थी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे से मैनेज करती है, तो इसको हमें स्त्री शक्ति केंद्र देना चाहिए, जेंडर रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन। एक सरकार का प्रोजेक्ट था, ये अब बंद हो गया है। तो हमने स्त्री शक्ति केंद्र शुरू किया, 3 साल सरकार के साथ किया, और वो बात है 2007 की। और तब से मैं बुजुर्ग सेवा केंद्र भी चला रही हूँ, स्त्री शक्ति केंद्र भी चला रही हूँ। सेल्फ सस्टेनेबल है। मेरी संस्था के पास एक बस्ती विकास केंद्र है, एक कम्युनिटी भवन है, एक मैंने आली विलेज में, जो मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरे सेंटर की इंचार्ज, उसके गांव में भी मैंने खुलवा दिया स्किल डेवलपमेंट सेंटर। वोकेशनल ट्रेनिंग है महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, जो स्लम की, हम गोविंदपुरी कालका जी के 10 स्लम कवर करते हैं। और ये तो हो गया ऑन ग्राउंड जो समाज सेवा कह लो। एक मेरी बहुत बड़ी समाज सेवा है कि मैंने जो सीखा अभी तक, उसको मैं समाज में दे रही हूँ पिछले 40 साल से, रनिंग के तौर पे। मतलब मैं कोचिंग करती हूँ, मैंने 87 में कोच बन गई थी, तब से जो पहले मेरे रनर्स थे उनको फ्री कोचिंग देती थी, उसके बाद मैंने ग्रुप बनाए, और फिर 2017 में स्केचेस कंपनी, जिसका बॉम्बे हेडक्वार्टर है, उसने हमें अपना क्लब दिया। तो मैं एक स्केचेस गो रन क्लब चलाती हूँ, एक अपना चैंपियंस क्लब चलाती हूँ, और अभी भी हम चैंपियंस रन कराते हैं साल में सितंबर में, और एक रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज कराते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम रोड सेफ्टी पे कराते हैं, वुमेन रन फॉर वुमेन पार कराते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। इसके साथ साथ जितने भी इश्यूज होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का कोई इशू हो गया, जब वो रेसलर्स की इशू हुई थी, तो ऐसे इश्यूज में मैं खुल के मीडिया में आ जाती हूँ। और ये मीडिया भी बखूबी जानता है कि मैं बिना डरे, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत बोलने का साहस रखती हूँ। तो कभी भी औरतों के साथ कुछ अत्याचार हुआ हो, या स्पोर्ट्स में कोई इशू हो, तो उसमें मैं अपने कमेंट्स जरूर देती हूँ थ्रू नेशनल टीवी। मैम आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को, देखो, मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एंश्योर एवरीवन एक्सरसाइज एवरी डे। तो मैं कहूँगी कि बी सेल्फिश फॉर योर ओन बॉडी, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड स्पेंड 1 आवर फॉर योर सेल्फ। अपने लिए 1 घंटा, मोदी जी कहते हैं आधा घंटा फिटनेस की डोज, मैं कहती हूँ कि आधे घंटे में तो बंदा पहुंचेगा, कुछ करेगा, तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, बुजुर्गों के लिए तो फिर भी आधा घंटा ठीक है, लेकिन अगर तुम युवाओं की बात करती हो,
1 घंटा डेली उनको अपने शरीर के लिए देना चाहिए। अब उसमें वो कुछ भी करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कोई गेम खेलें, स्विमिंग करें, डांस करें, व्हाटएवर, लेकिन यू हैव टू मूव योर बॉडी, क्योंकि हमारा शरीर मूव करने के लिए बना हुआ है। जी मैम, अगला क्वेश्चन हमारा आपका ये रहेगा, आखिरी क्वेश्चन, कि आप अपने फिटनेस कोचिंग सेंटर के बारे में थोड़ा बताएं। फिटनेस में बस ये है कि एक तो स्केचेस क्लब चल रहा है लोधी गार्डन में, आप कभी भी 6 से 8 आइए। जी ट्यूसडे और सैटरडे को फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बाकी दिनों में मेरा चैंपियंस क्लब की फोकस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जो पैकेज है उसमें पूरा वार्म अप ड्रिल्स होती हैं, बीच का मेन वर्कआउट होता है, तो जो नहीं रनिंग कर सकते हैं वो उस समय वॉक करते हैं, और उसके बाद बढ़िया सा आधा घंटा मैं योगा कराती हूँ, और योगा के बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस कराती हूँ। बहुत अच्छा मैम, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल मेडबाउंड टाइम्स में। थैंक यू।